हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन है, द साइलेंस ऑफ लव। ये उसका पार्ट 1 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। रात का समय था और बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था। आकाश में भी बिजली चमक रही थी। इधर वांगशी अपने कमरे में सो रहा था। उसकी ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रही थी, मानो कि वह कोई बहुत ज़्यादा भयानक सपना देख रहा हो। उसे सपने में दिखाई देता है वीइंग, उसका पेनफुल चेहरा, उसका दर्द, उसकी मासूमियत। धीरे धीरे वांगशी और भी ज़्यादा बेचैन होता जाता है। वह एकदम से तेज़ी से वीइंग का नाम लेते हुए चिल्लाते हुए उठता है, वीइंग। जैसे ही वांगशी की आंखें खुलती हैं, वह देखता है कि वह कमरे में अकेला है। वांगशी की आंखें रेड हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके चेहरे पे गिल्ट और दर्द दोनों साफ दिख रहा था। वांगशी बोलता है, वीइंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ वापस आ जाओ। वीइंग, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। वीइंग। इधर हम लोग वीइंग को देखते हैं, जिसके हाथ में एम्प्रेस स्माइल के जार होते हैं। वीइंग सोचता है, मेरा दर्द तो इन्हें पीकर भी नहीं जा सकता। कुछ पल के लिए ही तो सही, लेकिन मुझे तो नशा भी नहीं होता। अगर नशा हो जाए तो शायद मैं कुछ टाइम के लिए भूल जाऊँ कि मेरा दर्द क्या है। तभी वहाँ पर वेंचिंग आती है और वीइंग के हाथों से एम्प्रेस स्माइल के जाल ले लेती है। वेंचिंग वीइंग को गुस्से में देखती है, तुम नहीं सुधरोगे ना? क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं पियोगे तुम। वीइंग वेंचिंग की तरफ क्यूटली देखता है कि काश वह एग्री कर जाए, लेकिन वेंचिंग ऐसा नहीं करती। वेंचिंग बोलती है, मुझे पता है, अपनी ये ट्रिक मुझ पर मत आजमाओ। वीइंग सैड हो जाता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। वेंचिंग बोलती है, आइंग, मेरा मतलब तुम्हें सैड करने का नहीं है, पर तुम्हें भी पता है ना। तो चलो, अब तुम्हारा ये सोने का टाइम हो गया है, जाकर सो जाओ। तभी पीछे से युआन की आवाज़ आती है। युआन वीइंग को आवाज़ मारता है, श्यान बाबा, और आकर वीइंग की गोद में बैठ जाता है। वेंचिंग बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युआन बोलता है, मुझे श्यान बाबा के साथ सोना है। वेंचिंग बोलती है, कितनी बार कहा है, ये तुम्हारे गगा हैं। युआन बोलता है, नहीं। वेंचिंग बोलती है, अच्छा तो फिर अंकल बोलो। युआन बोलता है, नहीं, मुझे तो इन्हें बाबा ही बोलना है। वीइंग बोलता है, छोड़ो ना वेंचिंग, वैसे भी उसे हर बार मुझे बाबा बोलने की ही आदत है, रहने दो ऐसे ही। युआन वेंचिंग को जीभ दिखाता है और अपनी फेस को वीइंग की नेक में छुपा लेता है। वेंचिंग बोलती है, बिगाड़ लो इसे। युआन बोलता है, हाँ तो मेरे बाबा हैं, मुझे तो बिगाड़ेंगे ही, मुझे बहुत सारा प्यार करेंगे। वेंचिंग बोलती है, अच्छा? युआन बोलता है, हाँ हाँ। और ये कहने के बाद युआन वीइंग के गालों को टच करते हुए बोलता है, बाबा, आप मुझसे प्यार करते हो ना? ये सारी बातें सुनते ही वीइंग के चेहरे पर भी एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। ये देखकर थोड़ी शांति वेंचिंग को भी मिलती है। ये सच है कि वीइंग खुश नहीं है, लेकिन युआन और बाकी सबके साथ रह के कम से कम वीइंग इतना अकेला तो फील ना करे जितना कि वह अकेले में करता है। अब वीइंग युआन को लेकर बेड पर लेट जाता है। युआन वीइंग को गले लगाकर ही उसके कंधे पर अपना सर रखकर सोता रहता है। वीइंग उसके गालों पर हल्का सा अपना हाथ फहराता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद वीइंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीइंग इस बार वांगशी के बारे में सोच रहा था। वीइंग सोचता है, वांगशी, अब तो तुम खुश होंगे ना? तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया होगा, तुम्हारी लाइफ मिल गई होगी। आई विश कि तुम हमेशा खुश रहो। और फिर उसकी आंखों से आंसू आते हैं। वीइंग सोचता है, वांगशी, क्या कभी मैं तुम्हें याद भी आता हूँगा? अब सुबह हो जाती है। हम लोग वांगशी को देखते हैं। उसकी आंखें वैसे ही रेड थी। साफ पता चल रहा था कि वह ठीक से नींद नहीं ले पाया। ऐसा पहली बार नहीं है। वांगशी ऑलमोस्ट अब ऐसी ही नींद लेता है। वांगशी मीटिंग्स के लिए अपने एल्डर से मिलने जाता है। वहाँ पर लंच रैन बातों के दौरान वांगशी से कहते हैं कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए दूसरी। ये सुनते ही वांगशी की आंखें बिल्कुल डार्क हो जाती हैं और वो बिचन को बिल्कुल टाइटली पकड़ लेता है। ये देखते ही लंशिचन आगे आते हैं और वांगशी के हाथ को पकड़ लेते हैं ताकि वांगशी अपने गुस्से में कुछ भी ना करे, और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए अपने अंकल से बोलते हैं, अंकल,
ये बात तो आपको भी पता है। उसके अंकल कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी वांगशी उन्हें गुस्से में देखता है कि वो एक पल में वहाँ बैठे सभी इंसान को ख़त्म कर सकता है। वांगशी गुस्से में बोलता है, मैं पहले से ही मैरिड हूँ और अगर अब किसी ने मेरी शादी की बात करी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और ये कहते ही वह वहाँ से चला जाता है। वांगजी वहाँ से बनीस के पास जाता है। वह वहाँ पर 2 बनीस को अपने हाथ में लेता है और उनके साथ वहीं पर टाइम स्पेंड करता है। वांगजी सोचता है 5 साल हो गए हैं, लेकिन इन 5 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मुझे तुम्हारी याद ना आई हो। मुझे उस वक्त एहसास नहीं था, पर मुझे आज है। काश मैं उस वक्त को बदल सकता और सब कुछ सही कर सकता। और वांगशी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी उस मोमेंट को याद करता है जब वह विंग को पहली बार मिला था। विंग जियांग चेंग और जियांग फैमियान के साथ 2 दिन के लिए क्लाउड रेसिस आया था। वह काफ़ी ज़्यादा नॉइसी और नोटी था। उसके हंसने की आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती थी। वह बिल्कुल अलग था यहाँ के माहौल से, बेफिक्र। वांगशी लाइब्रेरी से अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी उससे एक पर्सन टकराता है और वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि विंग था, जिसके पीछे पीछे जियांग चेंग चिल्लाते हुए आ रहा था। जियांग चेंग विंग का कान पकड़कर खींच लेता है और वांगजी से विंग की तरफ से भी माफ़ी मांगता है। विंग पार्ट बनाता है और जियांग चेंग से बोलता है, मेरी क्या गलती थी, गलती तो तुम्हारी थी। इस दौरान वांगशी की पूरी नज़रें बस विंग पर होती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह क्या फ़ील कर रहा था। शायद थोड़ा अजीब, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसने किसी ऐसे पर्सन को देखा जो कि इतना लाउड हो, वो भी क्लाउड रेसिस में। वांगजी सोचता है, काश मैंने वक्त रहते चीज़ें समझ ली होती, अपनी फीलिंग समझ ली होती, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया होता, तुम्हें प्यार किया होता, तो आज ऐसा कुछ भी ना होता। इधर हम लोग विंग को देखते हैं जो कि वैनचिंग, वैनिंग और कुछ अदर वैन मेंबर के साथ मिलकर यहाँ पे सब्जियाँ उगाता है और उन्हें मार्केट में बेचने जाता है। वो बिल्कुल एक सिंपल लाइफ जी रहा था, लेकिन एक बात जो कि विंग के बारे में और किसी को नहीं पता, यही कि विंग ही यीलिंग पैट्रियार्क है। यहाँ पे सब जगह यीलिंग पैट्रियार्क काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सभी का कहना है कि नाइट हंटिंग हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे पपिक्स को बनाना, उन्हें काबू करना या फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना, उन्हें कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें हीलिंग पैट्रियार्क से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। लेकिन आज तक किसी ने उसका फेस नहीं देखा, किसी को उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता। बस वेंचिंग और वेनिंग को पता है, क्योंकि वही विंग का साथ देती हैं। अब हम लोग विंग को देखते हैं जो कि वेंचिंग और युआन के साथ बाज़ार में था। युआन जब उनके साथ घूम रहा था, वह एक खिलौने वाले की दुकान पे से बिना बताए खिलौना उठा लेता है, लेकिन विंग इस चीज़ को देख लेता है। विंग बोलता है, युआन ये गलत बात है। युआन बोलता है, बाबा मुझे ये लेना है। वेंचिंग बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन विंग बोलता है, वेंचिंग लेने दो ना उसे। युआन हंसने लगता है और वेंचिंग बोलती है, बिगाड़ लो इसे। विंग बोलता है, युआन तुम बिगड़ोगे क्या? और वो युआन की नोज़ पर हल्का सा पिंच करता है। युआन नाम में सर हिलाता है और हंसता है। जो लेडी इन्हें देख रही थी वो इन्हें देखकर मुस्कुराती हैं। वो विंग और वेंचिंग से बोलती है, वाओ तुम्हारी फैमिली कितनी ज़्यादा प्यारी है। क्या ये बच्चा तुम दोनों का है? युआन बोलता है, हाँ ये मेरे शान बाबा हैं। वेंचिंग बोलती है, नहीं हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। वो लेडी बोलती है, ओह मुझे लगा कभी आप हस्बैंड वाइफ हो। उसके बाद वह लेडी पूछती है, तो फिर आपकी वाइफ कहाँ है यंग मास्टर? यह सुनते ही विंग एकदम शांत खड़ा हो जाता है, लेकिन वह फिर भी बोल देता है, मेरी कोई वाइफ नहीं है। वो लेडी बोलती है, ओह अच्छा, यानी कि अभी आप अनमैरिड हैं। यह सुनते ही तो मानो विंग के चेहरे का और ज़्यादा रंग उड़ जाता है। वह और ज़्यादा उदास हो जाता है और उसके पास कोई भी आंसर नहीं होता कि आखिर वह उस लेडी से क्या कहे। वेंचिंग इस बात को समझती है और वह जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेती है और उस लेडी से बोलती है, सॉरी हमें जाना होगा। और वह उस खिलौने के पैसे जल्दी से उस लेडी को देकर युआन
और विंग के साथ वहाँ से चली जाती है। पूरे रास्ते विंग मानो खामोश हो गया था। घर जाते जाते युआन विंग की गोदी में ही सो गया था। विंग युआन को उसके कमरे में ले जाकर लेटा देता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और बाहर आ जाता है। विंग बाहर आकर चुपचाप बैठकर आसमान को देखने लगता है। उसके पास वेंचिंग आकर बैठ जाती है। वेंचिंग अपने हाथ को हल्का सा विंग की कमर पे फहराती है। आइंग, मुझे पता है चीज़ें आसान नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इससे बाहर आना होगा। विंग बोलता है, मुझे पता है वेंचिंग, और ये बस थोड़ी देर के लिए ऐसा है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वेंचिंग बोलती है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें कहने की हैं बस, बट फिर भी विंग वेंचिंग से बोलता है, वेंचिंग तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं सही में ठीक हूँ। उसके बाद वेंचिंग किसी तरह वहाँ से चली जाती है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके सामने वांगजी का चेहरा आता है, वो भी मुस्कुराते हुए। विंग सोचता है, मैं हर रोज़ दुआ करता हूँ कि काश तुम खुश हो लान वांगजी, और मेरे लिए इतना काफ़ी है। विंग सोचता है, कितना अजीब है ना, मैं मैरिड हूँ लेकिन और शादी में मैं कभी था ही नहीं कहीं, ना उसके लिए ना उसके दिल में। अब विंग वहाँ से खड़ा हो जाता है, अपने आंसू पोंछता है और स्माइल करता है। मैं क्यों रोऊं उसके लिए, अब जिसके लिए मैं मर चुका हूँ। मैंने खुद ही तो एक डिसीज़न लिया था और ये मेरी न्यू लाइफ है, तो बेटर है कि मैं इसे ऐसे बर्बाद ना करूँ। इधर हम लोग वांगशी को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी में बैठा हुआ अपना वर्क कर रहा था। वह काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था, क्योंकि ना वह अब ठीक से खाता है ना ठीक से सोता है, और सिर्फ अपने काम में लगा रहता है। ये देखकर लैन शिचेन वांगशी के पास आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वांगशी, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ ये सब करना बंद करो। वांगशी अपने ब्रदर की एक भी नहीं सुनता और अपने काम को वैसे ही करता रहता है। लैन शिचेन वांगशी का हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। हद होती है किसी चीज़ की। उसके बाद लैन शिचेन एक गहरी सांस के साथ बोलते हैं, और अगर वक्त रहते तुम ये चीज़ समझ जाते तो अच्छा है, लेकिन अभी भी नहीं समझे। वांगशी अपने सर को नीचे झुका लेता है। उसके बाद लैन शिचेन एक सैड वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ वांगजी समझ जाओ, अपना ध्यान रखो, ऐसा मत करो खुद के साथ। और वांगजी उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब वांगजी अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाकर वह अपनी वेडिंग का डे याद करने लगता है। वांगशी को एकदम से खबर मिलती है कि उसकी शादी यूनमर क्लैन के सेकंड प्रिंस विंग से तय कर दी गई है, लेकिन वह जियांग फैमियान का एडॉप्ट किया गया सन है। वांगजी शादी को नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसे विंग से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन उसे शादी विंग से नहीं करनी थी। वांगशी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। उसकी मदर ने आकर उसे बताया था। उसकी मदर ने बताया था कि उन्होंने विंग की मदर से वादा किया था कि वह हम दोनों की शादी कराएंगी, और क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी उसकी मदर इस प्रॉमिस को निभाना चाहती हैं। वांगजी इस चीज़ को मना करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वह इस बात को कह भी नहीं पाया। उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर वह कौन सी फीलिंग थी जिसकी वजह से उसने उस वक्त विंग से शादी कर ली थी, जबकि उसे क्लियरली पता था कि उसे विंग से शादी नहीं करनी है। उसके दिल में विंग था ही नहीं शायद उस वक्त, और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि विंग ने बिना किसी शर्त के इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया। उसे पहले लग रहा था कि उसे फोर्स किया जा रहा है इस शादी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुद को भी गुनहगार मान रहा था, क्योंकि उसने मना भी नहीं करा था। वो चाहता था कि विंग मना कर दे, लेकिन दूसरी फीलिंग थी कि वो हाँ भी कर दे, और वो खुद से ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। जब दोनों की शादी हो जाती है और विंग रूम में होता है और वांगशी एंट्री करता है, उसे नहीं पता कि विंग उस वक्त क्या फील कर रहा था, वो क्या चाहता था, क्या विंग उसे पसंद करता था या नहीं। बट एक बात वांगशी के दिमाग में क्लियर थी कि उसे फोर्स किया गया है और वो इस शादी को नहीं चाहता। जब वांगशी विंग को देखता है, उसने ऑलरेडी कपड़े चेंज कर रखे थे। विंग वांगशी की तरफ एक स्माइल के साथ देखता है, लेकिन ये चीज़ें
वांगशी को और भी ज़्यादा किल्स आती है कि क्या विंग को कोई एक्सपेक्ट नहीं है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या चाहता है। शादी से पहले वांगशी को लगा था कि उसे अपने हस्बैंड की ड्यूटी फुलफ़िल करनी होगी और वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर तो विंग ने वांगजी से कुछ भी नहीं कहा था और बल्कि उसके चेहरे की तरफ एक काम और वार्म एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। अब वांगशी और भी ज़्यादा एनॉय हो जाता है कि सीरियसली इसे कुछ नहीं कहना मुझसे। वांगशी खुद को भी सोचता है कि आखिर मैं क्यों चाहता हूँ कि ये कुछ कहे मुझसे। उसके बाद विंग वांगजी से बोलता है, तुम किधर की तरफ लेटोगे, इधर या उधर? बताओ, मुझे लेटना है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये सुनते ही वांगशी तो एकदम फेस पाम हो जाता है। जब वांगशी कोई आंसर नहीं करता, विंग कहता है, ओके मैं राइट साइड सो रहा हूँ, और विंग जाकर लेट जाता है। और वांगशी तो यही सोच रहा था कि क्या उसे बेड शेयर करना पड़ेगा। जैसे ही वांगशी बेड पर लेटता है, उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रोज हो जाती है और सांस लेना तो वह भूल ही गया हो। वांगशी ऐसे ही रहता है। विंग को महसूस होता है कि यह तो वांगशी नर्वस है या किसी चीज़ को लेकर परेशान है। विंग वांगशी की तरफ फेस करता है, उसके हाथ को हल्का सा टच करता है और वांगजी से बोलता है, तुम ठीक हो ना? वांगजी विंग की तरफ देखता है, अपने हाथ को तेज़ी से पीछे करता है और उसे नहीं पता कि उसे किस चीज़ को लेकर इरिटेशन हो रही थी। शायद इसलिए कि विंग को कोई भी शिकायत क्यों नहीं है। वह एकदम से विंग पर चिल्ला पड़ता है, क्या कर रहे हो? विंग बोलता है, मैं तो कुछ नहीं। तभी वांगजी और चिल्लाता है, मुझे पता है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि मेरी कोई ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरी कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? तुम्हें इस शादी को जो मानना है मानो, लेकिन मेरी तरफ से ये शादी कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही विंग का चेहरा उदास हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें पूछ लेता है। वांगजी को थोड़ा गिल्ट फील होता है, लेकिन तभी विंग एक मुस्कान के साथ वांगजी की तरफ देखता है। कोई बात नहीं, मुझे पता है। ये सुनते ही वांगशी और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। उसके दिमाग में आता है कि आखिर विंग हंस के कैसे दिखा सकता है, और उसे खुद भी नहीं पता कि उसे बोदर क्या कर रहा है। वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है और विंग बेड पर अकेला रहता है। विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और विंग अकेला ही वहाँ पर सो जाता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो मैंने आपसे वोटिंग कराई है दूसरी स्टोरी के लिए, बट पिंकिश लव ख़त्म होने ही वाला है, तो उसके बाद मैं उसी स्टोरी को शुरू करूँगी। और इसमें मैंने कपल इमेजेस ही यूज़ करी है, क्योंकि वैसी इमेजेस लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, तो फिर टाइम से वीडियो नहीं मिल पाती, एक लंबा गैप हो जाता है और आप भी स्टोरी का काफ़ी ज़्यादा वेट करते हो। तो फ्रेंड्स, एक बार बता दीजिए, अगर आपको ये स्टोरी ठीक लगती है तो मैं इसे कंटिन्यू कर लूँगी। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।